एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास 10th कोड है 402। यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स देख रहे हैं। यहां हम बात करेंगे अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा क्या रोल है, हम क्या हक अदा करते हैं, हम क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी सतत विकास की प्रक्रिया के लिए। आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा क्या किरदार होगा, हम क्या एक्ट करेंगे इसमें, हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक देश में आप देखेंगे डेवलपमेंट हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ये जो कंजम्पशन है वो बढ़ा दिया है। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। जो भी हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको हमने बहुत ज़्यादा निचोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बनाएंगे, जैसे मान लीजिए पेपर ही बनाना है, तो पेपर कहाँ से बनाएंगे आप? ऐसे तो बन नहीं सकता। पेपर बनाने का तरीका क्या है? आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा, यानी कि ट्रीज, यू हैव टू कट डाउन ट्रीज। तो पेड़ों को काटेंगे तो पेपर बनेगा। ऐसे ही आपको अभी शादी में पेपर चाहिए, पेपर से बने हुए कप चाहिए, या फिर दोना पत्तल की ज़रूरत तो हम नहीं करते। अब हमें वो सारी चीज़ें चाहिए जो थोड़ा सा इजी टू हैंडल हो, तो उसके लिए प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल होता ही होता है। तो जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम ये देख रहे हैं कि उनको खाना भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा होंगे उनको एनर्जी के रिसोर्सेज भी चाहिए। चाहे आप एलपीजी की बात कर लें, घर में गैस चलानी हो, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना हो, या फिर आप कहें कि पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे लोग आवागमन करेंगे, यातायात के साधन यूज़ करेंगे, इधर से उधर जाएंगे। और पानी के बगैर तो कुछ नहीं होता। हम खाने में भी पानी होता है, हमारे शरीर में भी 70-80% पानी है, सब कुछ पानी पानी है। बगैर पानी के तो आप रह ही नहीं सकते। तो जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई पैदावार करते हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा सॉइल है, हमारी ज़मीन है, मिट्टी है, जैसे अगर आप कुछ ग्रो किया अपने यहाँ पर, तो क्या होगा? ये अपने आप तो इसमें, जैसे आप बोलते हैं ना, इसमें आयरन है, इस बोले पालक में बड़ा आयरन है, तो आयरन कहाँ से आता है? हवा से तो आ नहीं जाएगा, ज़मीन से ही तो लेगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप क्रॉप उगाते हैं वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट ले लेता है। तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि ज़मीन अब खाली हो जाती है। अब सॉइल के पास, मिट्टी के पास वो न्यूट्रिएंट या ये कहें मिनरल्स आपको देने के लिए नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट खत्म होने लग जाएगा। तो अब इस ज़मीन को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए आपने ये जो क्रॉप है काट ली, अब आपको इसी मिट्टी पे कुछ और उगाना है, तो आप क्या उगा पाएंगे? कैसे उगाएंगे? क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट तो खत्म हो गए। अगर लगाएंगे भी तो उस तरीके से नहीं निकल पे आ पाएगा। तो ये जो ख़ास तौर पे हम जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करें, फॉसिल फ्यूल क्या है? लाखों साल पहले जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, ये मरे, और ये मर के इनके ऊपर मिट्टी जम गई, फिर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के कारण ये जानवर और ये प्लांट्स, ये किस में बदल गए? ये हमारे फॉसिल फ्यूल में बदल गए। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है बेसिकली। और ये क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल से ही निकलता है आपका पेट्रोल निकलेगा, आपका डीजल निकलेगा, नेचुरल गैस निकलेगी। तो कोल हो, कोयला हो, ऑयल है। कोयला क्या है? लकड़ी तो है, बहुत सालों पहले वो हो गया, तो अब कोयला हो गया। वो कोयला है। चाहे आप क्रूड ऑयल की बात करें जिससे पेट्रोलियम डीजल वगैरह बन रहा है, नेचुरल गैस जैसे हम सीएनजी वगैरह यूज़ करते हैं। तो जब इतना सारा हम यूज़ कर रहे हैं तो आखिर में क्या होगा? हम तो ये नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। हम जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे। अब आपकी सिचुएशन देखिए, यहाँ पे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये क्या हो रहा है? ज़मीन बुरी तरीके से ख़राब हो गई है, ज़मीन ख़राब हो गई है। अब इसमें क्या उगाएंगे आप? नहीं उगा सकते आप। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो रिसोर्सेज, संपदाएं, प्राकृतिक संपदा ले रहे हैं नेचर से, हम उसको क्या दे रहे हैं? हम बस लेते चले जा रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन है ये, हम बस लेते चले जा रहे हैं, देते कुछ भी नहीं है। तो फैक्ट्रीज, ये आप देखें क्या करती है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी फैक्ट्री लगेगी उसमें चिमनी होगी, चिमनी से यहाँ पर बहुत सारे आपके पॉल्यूटेंट्स बाहर की तरफ आएंगे और वो एयर में मिल जाएंगे।
अब आप तो अपनी चिंता करेंगे कि भाई मुझे सांस में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है। आपने कभी जानवरों के बारे में सोचा है? आपने कभी पेड़ों के बारे में सोचा है? आपने जो पानी के नीचे रह रहे हैं उनके बारे में सोचा है? सभी को परेशानी होगी इससे। स्मोक से, स्मोक में क्या होता है? स्मोक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या पता नहीं कितने तरीके की विषैली गैसेज होती हैं इसमें। तो ये हवा को, जो साफ सुथरी हवा, उसको गंदा कर देगी। हम क्या करते हैं, जो भी गार्बेज निकलता है हम उसको कहाँ फेंक देते हैं? हम गार्बेज को या तो पानी में डाल देते हैं या फिर हम ज़मीन में रख देते हैं। तो इसको हम लैंडफिल्स कहते हैं। अगर आप कभी दिल्ली से, अभी देहरादून से दिल्ली जाएं तो बीच में जो एंट्री पड़ती है तो वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है। वाकई में पहाड़ जैसा दिखता है, ऐसा लगेगा पहाड़ है, लेकिन जब आप उसके ऊपर चील कौवे घूमेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या है। वो इतना बड़ा पहाड़ है कि मसूरी से भी बड़ा पहाड़ है, मसूरी के पहाड़ियों से भी। वो क्या है, कचरा है। लोगों ने, मतलब पूरे दिल्ली का कचरा आके यहाँ जमा हो जाता है। तो अब जब कचरा जमा होगा, ये लैंडफिल्स हम इन्हें कहते हैं, तो अगर हम इस गार्बेज को, इस गंदगी को ट्रीट नहीं करेंगे तो गंदगी है इसमें तो, और ये गंदगी फैलाएगी। गंदगी से जर्म्स होंगे, जर्म्स से एक एनवायरनमेंट, आपका पर्यावरण गंदा होगा। आप गंदी चीज़ के संपर्क में आएंगे, जानवर आएंगे, पानी, सब चीज़ें गंदी होंगी, पानी होगा, ज़मीन होगा, सब गंदा हो जाएगा। सीवेज, जो हम अपने घर में ह्यूमन एक्सक्रीटा या हमारा मलमूत्र होता है, वो कहाँ चला जाता है? इसमें हम डाल देते हैं। इसी तरीके से जो फैक्ट्री पैदा कर रही है वो भी इसमें डाल देती है। सब लोगों ने क्या कर रखा है, पानी को ही डंप कर रखा है। तो चाहे वो हमारे समुद्र हो, समुद्र में आप देखिए, समुद्र के नीचे जाएं तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। लेक है, चाहे आपका जो भी आसपास के तालाब है, उसमें हमने गंदगी कर रखी है। तो इसमें जो मछलियाँ रहती हैं, इसमें जो जानवर रहते हैं, वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरीन लाइफ के लिए भी तो, इस पेड़ों, इनके नीचे भी तो पौधे उग रहे हैं, मतलब पानी के नीचे भी तो पौधे उग रहे हैं। तो सभी के लिए, मेरीन लाइफ के लिए, जो मेरीन लाइफ मतलब होता है पानी में जो जिंदगी पैदा होती है, तो वो उनके लिए अनसेफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लेकिन हम उसको वापस कुछ नहीं दे रहे। वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग बैक। तो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा तो सब लिमिटेड है ना भाई, किसी ना किसी समय ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी कि तो आगे की जनरेशन को आप क्या दोगे? अगर आज आप सब खा जाओगे, मान लीजिए कोल है, मान लीजिए, ये एक एग्जांपल देता हूँ, 1 kg है, एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसमें मान लीजिए आप 0.9 kg खा गए, तो 0.1 kg केवल आपके बच्चों को मिलेगा। वो क्या करेंगे 0.1 का? तो आपको इतना तो नहीं करना है ना। प्राकृतिक संपदा का यूज़ करिए, उतना नहीं कि ख़त्म हो जाए। एक इनिशिएटिव बताता हूँ, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया, और ये रेलवेज़ ने लिया, इंडियन रेलवेज़ ने लिया। और ख़ासतौर पर जब लालू प्रसाद यादव, ये आरजेडी के सर्वा हैं, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में, तो वो जब रेलवे मिनिस्टर बने तो उन्होंने क्या किया, जो बनारस है और रायबरेली है, बल्कि पूरे रेलवे में ही उन्होंने लगा दिया। बल्कि आज अगर बनारस रायबरेली में जाएंगे तो आपको कुल्हड़ की चाय मिलेगी। तो कुल्हड़ की चाय का मतलब क्या है? ये है कुल्हड़। कुल्हड़ क्या मतलब होता है? जो कप हम यूज़ करते हैं ना, वो मिट्टी के बने हैं। तो मिट्टी के इसमें बर्तन में चाय आपको मिलती है। देखिए, बच्चा पी रहा तो रहा है, लेकिन ये हम आज की बात कर रहे हैं, बहुत जगह हम इस पे यूज़ करते हैं। ये तो गलत हो गया ना, हमको ये यूज़ करना चाहिए। तो इंडियन रेलवे ने ये यूज़ किया। ये जो प्लास्टिक और पेपर कप में बच्चा पी रहा है, ये तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो हम एक ट्रेडिशन भी, अपना जो संस्कृति है, सभ्यता भी ले आएंगे वापस, और साथ में हम कुल्हड़ की चाय तो बड़ी टेस्टी होती है, मिट्टी का उसमें फील आता है, और मिट्टी से तो हम सब जुड़े हैं। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? पहली चीज़, फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक तो हम जो ट्रीज़ है, हमको पेपर बनाने के लिए ट्री चाहिए, मतलब पेड़ों से ही तो, जब पेड़ हम काटेंगे उसी पेड़ से तो आपके ये सब पेपर बनता है ना। तो आपको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि ये जो कुल्हड़ बनाते हैं, वो लोग जो कुल्हड़ बनाते हैं, जिनको हम पॉटर्स कहते हैं या कुम्हार कहते हैं, वो लोग की एक तरीके से आप उनको नौकरी दे रहे हैं या फिर उनकी जीविकोपार्जन का साधन दे रहे हैं। तो इकोनॉमी में फ़ायदा होता है, इससे अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होता है। और ये जो प्लास्टिक का वेस्ट है, जो आप प्लास्टिक का वेस्ट सालों साल तक ये बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। ये तो अगर आपने डाल दिया तो ज़िंदगी भर रहेगा, जब तक आप आगे की जनरेशन 5-6 जनरेशन निकल जाएंगी आपकी। तो ये वी आर रिड्यूसिंग द प्लास्टिक वेस्ट, इससे, कुल्हड़ से। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। अब हमारा रोल क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ? देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अपना काम कर रही है। उन्होंने क्या किया, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए सारे विश्व के लिए, सारी कंट्रीज़ के लिए, कि भाई सारे जो देश हैं वो ये 17 पॉइंट्स हैं, इनके हिसाब से काम करेंगे
और जो प्रॉब्लम हमारी हर तरीके की प्रॉब्लम है उन तरीकों को हम दूर करेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो उसके लिए हर एक कंट्री को कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी, कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे, ताकि हम गरीबी को हटा पाएँ, भुखमरी को हटा पाएँ, अच्छी हेल्थ, अच्छी शिक्षा दे पाएँ लोगों को, क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। तो इसमें सारी चीज़ आ जाती है। एक देश अगर अच्छा कर लेगा, मान लीजिए चाइना और इंडिया नहीं करता, चाइना और इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, 2 बिलियन तो इन्हीं की हो जाती है। 1.38 करोड़ हम लोग हैं, 1.45 करोड़ कौन है, ये चाइना है। तो 2 बिलियन तो हम लोग, 2 बिलियन क्या ज़्यादा ही हो गए, इतने लोग तो हम ही लोग हैं। अगर इंडिया चाइना ना करे तो विश्व करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को ही तो सब मेन चीज़ करना है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमको अपने हवा को, पानी को, ज़मीन को पोल्यूशन से, प्रदूषण से बचाना है, साफ़ पानी की व्यवस्था करनी है, साफ़ हवा चाहिए सबको, और ऐसी एनर्जी का सोर्स चाहिए जो सब लोग यूज़ कर सकें और जो सस्टेनेबल हो, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जैसे विंड एनर्जी हो गई, इस तरीके से। तो हमको एक सिटीज़न बनना है, एक इंसान बनना है जो हम, जैसे बर्टलैंड साहब मैडम ने भी कहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही शब्द लेके आई थी। तो हम ऐसा इंसान बने, एक ऐसा सिटीज़न बने जो आगे की सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, और आज की जो गंदगियाँ हो रही हैं उनको दूर कर सके। जहाँ भी गंदगी हो रही है आप आवाज़ उठाइए, अपने पर्यावरण को बचाना, क्योंकि आप इस पर्यावरण में रह रहे हैं। पर्यावरण खराब होगा तो आपको क्या, सारे लोगों को परेशानी होगी। ठीक है जी। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई थी, एक कमेटी की मीटिंग हुई थी जिन्होंने 17 SDGs बनाई, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये न्यूयॉर्क में जब हुई थी तो 2015 का समय था ये, और तभी से ये कहा गया कि ये 17 गोल्स हैं और सारे देशों को इसके हिसाब से अपने नियम कानून बनाने पड़ेंगे, और इसी पे लोग काम कर रहे हैं। मेन चीज़ थी कि सारी दिक्कतें दूर हो जाएं, पूरी जो भी हमारे पास अवेलेबल है। क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मैं कहता हूँ आप खाना बनाना है आपको, तो अगर आप खाना तभी तो बना पाएंगे जब आपको कोई सिखाएगा, कोई एडुकेट करेगा। वरना आप पता चला मसाला जला देंगे, हो सकता है कि मसाला पूरे तरीके से भूना नहीं और आपने उसको निकाल लिया, तो टेस्ट ही नहीं रहेगा उसमें, या मिर्ची ज़्यादा डाल दी। कहने का मतलब ये, हर चीज़ के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि जानकारी बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटी एजुकेशन एक बहुत मस्ट है किसी भी सतत विकास की प्रक्रिया के लिए, या दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए एजुकेशन इज़ मस्ट। एजुकेशन के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो हमको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब नहीं कि बस माँ साहब अगर मसूरी में रहते हैं, वो पिथौरागढ़ नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने एक बंदा हायर कर दिया, 10,000 में वहाँ पढ़ाता है, माँ साहब सरकारी नौकरी है, घर में बैठे हुए हैं। ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा? एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, और वो एजुकेशन जिसमें आप बच्चे को केवल एग्जाम न लेते रहें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं, उनको एक अच्छा सिटीजन बनाएं, उनको बताएं कि भाई जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छा आदमी बनना है, आपको एक पर्यावरण के लिए अच्छा काम करना है, तो आप वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके एरियाज में जो भी चीज़ें हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा कि आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ये आपको बता दी जाएगी, सिखा दी जाएगी। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आप एजुकेटेड हैं तो अपने दोस्तों को भी लेके जाएंगे, चल भाई चलो स्कूल चले, और अपने दोस्तों को आप मदद भी करेंगे कि चलो भाई आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो मिलके पढ़ते हैं। और अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि ना मुझे स्कूल नहीं आना, तो आप उसको मदद करेंगे, नहीं भाई पढ़ाई तो ज़रूरी है, बगैर पढ़ाई के कैसे ज़िंदगी चलेगी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और साफ सैनिटेशन का मतलब ये होता है, मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जब आप टॉयलेट पेशाब करते हैं, मतलब मलमूत्र करते हैं, तो उसके वो गंदगी होती है, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर वो रहेगी तो बहुत सारे डिसीजेस, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे जर्म, बहुत सारे कीटाणु हो सकते हैं। तो साफ़ पानी, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है, लोग बीमार होते हैं, जैसे टाइफॉइड हो गया या तमाम तरीके की बीमारियां जो है वो पानी से होती है, उसे हम वाटर बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। तो पानी साफ़ हो और जो गंदगी हो रही है, जैसे टॉयलेट पेशाब कर रहे हैं आप, तो वो साफ़ हो जाए। तो हमको अपने एफर्ट लगाने होंगे ताकि हिंदुस्तान को हम फ्री कर सकें। हिंदुस्तान को क्या, मैं तो कहूँगा जो भी डेवलपिंग कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, वहाँ पर ओपन डेफिकेशन, मतलब बाहर में जो लैटरिन करते हैं, जो मल होता है हमारा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बाहर जाके मल करते हैं और सुबह सुबह जाते हैं और फिर धो के चले आते हैं। तो डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, बाहर गंदगी ना करें प्लीज़। तो इसके लिए हमको साफ़ टॉयलेट बनाने पड़ेंगे और हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि भाई ये गंदगी ना कर रहे यार, ये क्या कर रहे हो, साफ़ सुथरे रहो ज़रा।
तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्लीन वाटर, साफ पानी तो हमें चाहिए, सैनिटेशन करना है। उसके अलावा क्या है कि अगर पानी जो होगा गंदा होगा तो सभी लोग परेशान होंगे। और हम जो इंडस्ट्री के द्वारा पोल्यूशन करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, ये देखिए क्या हो रहा है। ये इंडस्ट्री से ही तो ये वेस्ट जा रहा है, या तो हम पैदा करते हैं या फिर जो भी हमारे व्यापार है वो पैदा करते हैं, ये गंदगी पैदा करते हैं। तो इससे वाटर रिसोर्स का क्या होगा, यहाँ जो लोग रहते हैं देखिए वो उनका क्या होगा, चाहे मछली हो, मरीन लाइफ हो, तो वो तो खत्म हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमें पानी ही साफ नहीं मिल रहा है, पानी की लड़ाई होगी। किसी ने कहा कि जो तीसरा विश्व युद्ध हुआ है या होगा, सॉरी 2 हो चुके हैं, पहला दूसरा, अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। और तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के कारण होगा। तो अपना पानी देखिए, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसको क्लीन रखिए और बचाइए और गंदगी मत करिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अब इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।